हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, यानी एनवायरनमेंट इकोलॉजी। उसमें लेक्चर नंबर 4 आज शुरू करेंगे। चलो तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट लेक्चर नंबर 4। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? किसने किया सबसे पहले? तो अर्नीस नेस ने। अर्नीस नेस ने 1973 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, टी ऑप्शन हो गया। चलो, पारिस्थितिकी निके निके बोलते हैं, निसे या निके आला, कई नाम है इसके, की संकल्पना को प्रतिपादित किया सबसे पहले किसने? तो किसने लिया? ग्रीनले है ना। क्या नाम था इनका? जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में सबसे पहले पारिस्थितिकी निसे या निके या आला इस शब्द का यूज किया। ठीक है, चलो ए ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? देखो, घनत्व प्रवणता देखना है तो कौन है? पिक्नोक्लाइन। अब इनको समझ लो एक बार। देखो, हेलोक्लाइन क्या होती है? ये लवणता को दर्शाती है। बी ऑप्शन जो है लेवल, ये ऑप्शन तो सी हो गया। हेलोक्लाइन लवणता को दिखाती है। और थर्मोक्लाइन क्या है? गहराई के साथ जो तापमान में परिवर्तन होता है ना, उसको थर्मोक्लाइन। एक्लोक्लाइन तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हो गया सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित पायतंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। मतलब इनमें से कौन से के माध्यम से वो समुद्री उत्पादकता को बढ़ा देते हैं? अपवेलिंग क्या होता है? अपवेलिंग बताऊंगा मैं। अपघटक सूक्ष्मजीवी को सतह पर लाकर, अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर नहीं, पोषक तत्वों को सतह पर लाकर, बिल्कुल राइट है ये भी। अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर नहीं भैया, ये भी नहीं है। तो केवल दो ऑप्शन सही है। देखो क्या होता है अपवेलिंग। समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र में जो है जलधाराएं चलती हैं। वो जलधाराएं क्या होती हैं? एक जगह से दूसरी जगह और नीचे से ऊपर पानी को रोटेट करती हैं। देखा होगा आपने, तालाब वगैरह में वैसा होता है। तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, उन्हीं के साथ पोषक तत्व भी ऊपर आते हैं। और ऊपर वाला गर्म तत्व, गर्म जो पानी है वो दूसरी जगह चला जाता है और नीचे बैठता है। इसी को बोलते हैं अपवेलिंग। ये क्या है? नीचे से पोषक तत्वों को ऊपर लाकर समुद्र की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। सही है? नहीं सही है। फिर क्या सही है बताऊंगा। पारिस्थितिकी पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि, मतलब जहाँ घोषित हो जाएंगे वहाँ केवल कृषि को छोड़कर कोई भी क्रिया, मानव क्रिया प्रतिबंधित हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। इसलिए पहला गलत। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि कृषि के साथ, कृषि को छोड़कर नहीं, कृषि क्रियाओं को निषेध नहीं किया जाता, बल्कि कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ये चीज़ किया जा सकती है, ये नहीं। इस क्षेत्र में इतने एरिया में किया जा सकता है, इतने एरिया में नहीं। इस तरह के प्रतिबंध लगते हैं। बिल्कुल पूरा पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है। इसलिए कौन सा पूछा, सही कौन सा है? तो कोई भी सही नहीं, डी ऑप्शन हो गया। कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अगला, जैव विविधता मापने के गणितीय सूत्रकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा दर्शाता है भैया? ये दर्शाता है आपका अल्फ़ा सूचकांक, अल्फ़ा सूचकांक। तो देखो, ये जो है 3 तरह के सूचकांक होते हैं। ये विटेकर थे, उन्होंने जो है 3 तरह के सूचकांक बताए। क्या क्या? सबसे पहले एक अल्फ़ा सूचकांक, बीटा सूचकांक और गामा सूचकांक। अल्फ़ा में क्या है? अल्फ़ा में किसी क्षेत्र में जैव विविधता कितनी है, कितनी जैव विविधता है, ये अल्फ़ा बताता है। बीटा सूचकांक क्या बताता है? मतलब जैव विविधता कितनी है लेकिन एक प्रजाति की कितनी प्रजाति रहती है। देखो समझो, अल्फ़ा में क्या है कि एक क्षेत्र में कितनी प्रजाति रहती है, ये अल्फ़ा बताता है। बीटा क्या बताता है? कि उस स्थानीय क्षेत्र में, उस एरिया में स्थानीय क्षेत्र और उस पर्टिकुलर क्षेत्र, मतलब एक स्थानीय क्षेत्र और क्षेत्रीय विविधता के बीच अनुपात को बताता है। अनुपात क्या है उसको बीटा बताता है। और गामा क्या है? उस संपूर्ण एरिया में, यानी जो भूदृश्य है, लैंडस्केप है, उस पूरे एरिया में टोटल विविधता कितनी है, टोटल संपूर्ण विविधता कितनी है, उसको बताता है गामा। ठीक है, समझ गए आगे? अल्फा मतलब वहाँ पे कितनी प्रजाति पाई जाती है, ये होगी। बीटा मतलब उस क्षेत्रीय और जो उस एरिया और जो उस क्षेत्र है उसके बीच में अनुपात क्या है, ये बताता है। गामा मतलब टोटल उस एरिया में टोटल कितनी प्रजातियाँ पाती ये है। ओके, चलो, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ना। चलो डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या है? प्राकृतिक वास का निवास, वास का विनाश। अगर उसके जहाँ हैबिटेट है ना, जिस जाति का हैबिटेट है वही खत्म हो जाएगा और सबसे खराब, सबसे
ज़्यादा असर उसी का पड़ता है हैबिटेट ख़राब होने से। सी ऑप्शन सही है। और भी हैं लेकिन हैबिटेट का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, सी। अगला देखते हैं, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? ये है 30 तक, 2030 तक। तो क्या हुआ, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए ये 2019 में COP14 होता है, कहाँ, नई दिल्ली में, उसी में जो है ये लक्ष्य रखा गया कि भारत जो है भूमि क्षरण से 2030 तक निपटेगा, है ना। क्या हुआ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया? ये किया है साहब वाल्टर जी रोसेन ने, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, वाल्टर जी रोसेन। ओके, सी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी NCMB किस शहर में है? तो यह है जामनगर, गुजरात में। जामनगर, गुजरात में भारत का पहला बायोडायवर्सिटी सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी है, ठीक है। और यह देखो एक जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है भारत में एकमात्र, कहाँ पे है वो? कच्छ की खाड़ी में, उसी के पास पड़ता है जामनगर, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में एकमात्र भारत का, उसी के पास पड़ता है ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए इसी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। देखो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता क्यों पाई जाती है भैया? इसको जो है अनुकूलतम बायोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है और बहुत तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और उनको पनपने के लिए तापमान और जो जलवायु की जरूरत होती है ना, उस तरह की यहाँ होती है, इसलिए इसको अनुकूलतम बायोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता। ए ऑप्शन सही है। अगला, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो देखो जैव विविधता भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा, ध्रुवों पर सबसे कम, यानी भूमध्य रेखा की तरफ हम आएंगे ना तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी, ये ऑप्शन सही है। और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घटती जाएगी, हो गया, ये ऑप्शन है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इनमें से बताना कहाँ है? शांत घाटी। कहाँ है शांत घाटी? है ना, कहाँ पे है शांत घाटी बताओ आप लोग? केरल में है। तो ये शांत घाटी केरल में स्थित है, यहीं पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ? पलक्कड़ जिले में पड़ती है। 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़े एरिया है ये, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगला, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? क्यों समृद्ध है हिमालय वाले क्षेत्र? तो बताओ, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए, जो प्रचुर वनस्पति को बढ़ावा देते हैं, या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, इस क्षेत्र में विदेशज अतिक्रामक प्रजातियों का प्रवेश नहीं कर पाई हैं इसलिए, यह मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है इसलिए? नहीं भैया, सबसे ऑप्शन टॉप है ये वाला, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है इसलिए ये यहाँ पर जैव विविधता बहुत है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, मैंने बता दिया। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों, निम्नतर मतलब 0 डिग्री निम्न अक्षांश है, 0 डिग्री कम होता है ना, निम्न हो गया, और उच्चतर मतलब 90 डिग्री ध्रुव, है ना। तो ये सही बात है बिल्कुल। पर्वतीय प्रवणताओं में ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांश मतलब ऊंचाई की तुलना में निम्नतर अक्षांश यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये भी बिल्कुल राइट है, दोनों ही राइट हैं, है ना। ये दोनों सी ऑप्शन हो गया। देखो पर्वतों पे कभी भी नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर भैया बर्फ़ होती है, कहाँ जैव विविधता बढ़ेगी? नीचे विभिन्न तरह की जैव विविधता बढ़ेगी, ठीक है। ये हिसाब होता है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तरफ आएंगे ना, भूमध्य रेखा की तरफ, तो वहाँ भी जैव विविधता बढ़ेगी, ठीक है। चलो, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इनमें से जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो केवल एक, ये नहीं है दोनों, ठीक है। केवल एक जो है हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं है, भूमध्य सागरीय बेसिन है इसमें, अगर ये होता तो सही है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये है दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो है, देखो भारत में जैव विविधता के 4 क्षेत्र हैं, आएगा क्वेश्चन में बता दूंगा। तो इसमें जो है भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिम अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो सही होता, तो इसके हिसाब से केवल एक सही है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं? केवल, हैं, सही है क्या? नहीं भैया, और भी जगह हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। है क्या? ये पूर्वी हिमालय सही है, पश्चिमी हिमालय नहीं है भैया, पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार भी है, लेकिन ये वाला दे दिया ना पश्चिमी हिमालय, ये नहीं है सही, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया। कहाँ कहाँ है भैया भारत में? कितने? 4 हॉटस्पॉट हैं टोटल। कौन कौन से हैं? तो देखो कौन कौन से हैं अभी बता देता हूँ आपको। तो ये हैं भैया, देखो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा सुडालैंड बोलते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो दोबारा देख लो, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा,
एवं सुंडालैंड। सुंडालैंड को क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सुंडालैंड का ही भाग है, सुंडालैंड, है ना। तो ये हो गए चारों। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय है, विंध्य है, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो विंध्य क्षेत्र नहीं है, हिमालय भी है, पूर्वी हिमालय, और ये उत्तर पूर्वी भारत भी है, पश्चिमी घाट भी है। तो बी ऑप्शन सही है, इसमें बी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कथन सिक्किम के संबंध में सही है? देखो बताओ तो। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बना, सही है क्या बात? बिल्कुल राइट है, बना था भैया, सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा हैं, ये भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों ही सही है ना। देखो 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसको भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, किसको? सिक्किम को। यहाँ पे जनजातियों की बात करें तो लेप्चा, भूटिया, नेपाली, ये जनजातियाँ रहती हैं, और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तीनों ही सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के यानी हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें से कौन सी 3 बातें हैं जिनके लिए इनको हॉटस्पॉट दिया जाए? तो जाति बहुलता, ये तो सही है। वनस्पति अधिक, ये नहीं है। स्थानिकता, यह है। और आशंका बोध। देखो अब एक चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाओगे तुरंत ही। देखो हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉटस्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता हो। तो एक बात सही हो गई, स्थानीय जातियों की अधिकता हो। देखो जाति जाति बहुलता हो एक बात, दूसरी बात होती है स्थानीय, उस स्थानिक जातियाँ बहुत हों, तो स्थानिकता हो गई। और तीसरा भैया, उनको खतरा हो, खतरा किस चीज़ का? उनके अस्तित्व को खतरा हो, इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, 3 चीज़, जाति बहुत हो, और वो जाति में स्थानीय जाति बहुत हों, और तीसरा क्या है? उनको खतरा हो। ये 3 चीज़ों से हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 3 5 है कहीं, 1 3 5 सी ऑप्शन सही है हमारा। चलो, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो मैंने ये पहले ही बता दिया, प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक वास का अगर विनाश कर देंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है जैव विविधता को। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? इनमें से कौन? तो वैश्विक तापन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। आवास का विखंडन, तो ये तो मेन है ही है। विदेशी जातियों का संक्रमण, विदेशी जाति आक्रमण करते हैं, वो हो सकता है, बिल्कुल सही है। शाकाहार को प्रोत्साहन हो सकता है, शाकाहार बढ़ाने से भाई वो कैसे खत्म हो जाएंगी जातियाँ? नहीं, शाकाहार तो बढ़ी रहा, खूब खा रहे हैं लोग। तो 1 2 3 है ना, डी नहीं है। 1 2 3 4 मत मार देना, 1 2 3 है। ठीक है, शाकाहार नहीं घटाता है जैव विविधता को। ठीक है, 1 2 3 ए। अगला, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। इनमें से बताना आपको कौन सा सही है ना, चारों में से। आगे वो भी है, कूट भी, तो कौन सा है? चलो देखते हैं। जैविक कीटनाशकों एवं जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन उनसे पक्षियों की संख्या इतनी नहीं घट रही है। पक्षियों के वास स्थान बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। मैं बताया ना, कोई भी जैव विविधता, कोई भी किसी में कमी हो रही है जैव विविधता में, इसका मतलब स्थान, उसका जो हैबिटेट है वो कमी हो रही है, वो मेन होता है। तो हो ही गया 3 तो। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों और मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिक्लोफेनेक के बारे में सुना होगा आपने, गरुड़ों की मौत हो गई, उनकी चीरों की मौत हुई, तो वही है ना। ये एक कारण था। 3 4 सी ऑप्शन सही है। ठीक है, पक्षियों के वास खत्म हो रहे हैं, और कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग, इनसे जो है पक्षियों की संख्या घट रही है। सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, 3 4। अच्छा, अगला देखते हैं। 2 कथन दिए हैं, कथन कारण का क्वेश्चन है, बताना है तो आपको। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती है, सही है क्या बात? बिल्कुल राइट है, पाई जाती है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सही है क्या? बिल्कुल राइट है, ए और आर सही व्याख्या भी है। देखो तितलियां जो है ज़्यादातर, तितलियां क्या है? कोल्ड ब्लडेड, यानी अनियत-तापी प्राणी हैं, इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र चाहिए। इसलिए ये 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तितलियां अपने शरीर का तापमान विनियमित नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये जो है बहुत कम तापमान वाली जगहों पर मर जाती हैं, नहीं जी पाती हैं। ठीक है, ये कारण है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए प्रीवियस ईयर लगाइए, देखिए इससे अलग कहीं क्वेश्चन आ रहा है क्या कुछ, देखो लगा के देख लेना एक बार, है ना। जो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ उससे अलग तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।